ऑलराइट गाइस, सो अब अपन चालू करते हैं IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लेके चलता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। धवल इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कस्टम किचन इक्विपमेंट्स। ठीक है, सो धवल जो है क्या कर रहा है, किचन इक्विपमेंट्स बना रहा है। अच्छा, ही इज ऑल्सो द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेल्ड 65% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ आर प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी की मैं 65% शेयर होल्ड करके बैठा हूँ। अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द धवल इज ऑब्टेन थ्रू आर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इतना बात समझ में आ गई। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए Arav Private Limited passed on the advance received from its customer to Dhaval to execute the job work entrusted to him। तो कंपनी ने क्या करा, बेसिकली कंपनी ने जो है बेसिकली एडवांस दे दिया किसको, धवल को, जो 65% शेयर होल्ड करके बैठा है। अब सवाल यही आता है कि भाई इसको डिविडेंड माना जाए या फिर नहीं माना जाए। एओ हेल्ड एट द एडवांस मनी रिसीव्ड बाय धवल इज इन द नेचर ऑफ लोन गिवन बाय आरव प्राइवेट लिमिटेड टू हिम एंड अकॉर्डिंगली इसको डिविडेंड मान के टैक्सेबल करना चाहिए। एओ देयरफॉर मेड द एडिशन, एओ देयरफॉर मेड द एडिशन बाय ट्रीटिंग द एडवांस मनी इज डिम डिविडेंड। क्या एओ का एक्शन टेनेबल इन लॉ है? तो अपन क्या बताएंगे, अपन बताएंगे कि भाई देखो एओ का एक्शन टेनेबल इन लॉ नहीं है। ये एक बेसिकली कमर्शियल ट्रांजेक्शन था। जो धवल है, धवल क्या कर रहा है, बेसिकली जॉब वर्क का काम कर रहा है। देखो ये दे रखा है, जब धवल जो है जॉब वर्क का काम कर रखा है। मैंने उसको बेसिकली क्या करा है, उसको सिर्फ एडवांस दिया है। तो सीधी सी बात है, जब वो जॉब वर्क का काम करेगा तो मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या करा, उसको पेमेंट एडवांस में कर दिया। तो अपने पहले तो 222 का प्रोविजन समझाया। देखो 222 का प्रोविजन क्या कहता है, इन केस ऑफ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है, अगर वो क्या करती है, पेमेंट करती है ऑफ एनी एडवांस बाय वे ऑफ लोन या एडवांस टू अ शेल्डर, जो क्या कर रहा है, एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर लेके बैठा है, देन पेमेंट क्या मान लिया जाएगा, डिम डिविडेंड मान लिया जाएगा। किसके हाथ में, शेल्डर के हाथ में। अब देखो देखा है प्रेजेंट केस में धवल क्या कर रहा है, 65% शेयर होल्ड करके बैठा है। अच्छा, आरब प्राइवेट लिमिटेड ने उसको एडवांस दे दिया है फॉर द जॉब वर्क इंटरेस्टेड टू धवल। अब देखो क्या दे रखा है, सिंस आरब प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ 222E इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन हैज टू बी एग्जामिन्ड। तो बेसिकली धवल क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका मतलब क्या है, 222 अट्रैक्ट हो जाएगा। तो 222 किस पर अट्रैक्ट होता है, देखो दे रखा है, इन केस ऑफ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। नॉट बीइंग मतलब बेसिकली प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है, ये प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है। अब देखो क्या दे रखा है कि सीआईटी ने क्या एग्जामिन करा, इट वॉज हेल्ड एट द ट्रेड एडवांस गिवन टू द शेयर होल्डर विच इज इन द नेचर ऑफ मनी ट्रांसफर टू गिव इफेक्ट टू कमर्शियल ट्रांजेक्शन। मतलब क्या है, कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन के बेसिस पे आपने क्या लोन या एडवांस दिया है, तो उसको जो है डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखना, जब 222 की कोई भी केस स्टडी मिल जाए, आपको जो है कमर्शियल ट्रांजेक्शन का वर्ड यूज करना है कि भाई अगर कमर्शियल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, लोन या एडवांस दिया गया है, तो उसको जो है बेसिकली डिम डिवेंड नहीं माना जाता। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई एक्शन ऑफ एओ, एओ का जो एक्शन है वो टेनेबल इन लॉ नहीं है, नॉट टेनेबल इन लॉ। ठीक है। अच्छा देखो आगे क्या रखा है, दिस कैन ऑल्सो बी आंसर ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर नंबर दिस। इसने क्या क्लेरिफाई करा था कि भाई ट्रेड एडवांसेस विच आर इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शंस वुड नॉट फॉलो इन द एम्बिट ऑफ 222। वही बात कि अगर कोई एडवांस दिया है आपने कमर्शियल ट्रांजेक्शंस के बदले में, तो उसको जो है अपन डिम डिवेंड नहीं मानेंगे। देयरफॉर अपन कहेंगे कि भाई एओ का एक्शन टेनेबल इन लॉ नहीं है, देयरफॉर एओ का एक्शन टेनेबल इन लॉ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भाई किसी भी तरह का अगर आपको कोई केस स्टडी का क्वेश्चन आए ना, तो आपको आंसर किस तरह से करना है, आप सबसे पहले बोलोगे कि भाई इशूज इन्वॉल्व, क्या इशू इन्वॉल्व है, फिर आप बताओगे प्रोविजन, फिर आप करोगे एनालिसिस, और फिर आप दोगे कंक्लूजन। इतने पॉइंट में आप जो है अगर इतने पॉइंट में अगर आप जो है आंसर को प्रेजेंट करोगे, तो आपको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्या बताओगे कि भाई इशू इन्वॉल्व क्या था, फिर आप बताओगे प्रोविजन क्या था, फिर उसके बाद एनालिसिस करोगे, केस का एनालिसिस करोगे, फिर आप कंक्लूजन दे दोगे। तो आपको जो है इस तरह से आंसर प्रेजेंट करना है किसी भी तरह का, अगर आपसे एग्जाम में केस लॉ पूछ लेता है तो। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा है, एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है, पब्लिक सब्सटेंस मतलब प्राइवेट कंपनी हो गई। ठीक है, के जो है एक शेयर होल्डर है जो क्या करता है, 50% शेयर होल्ड करके बैठा है। के इज अ शेयर होल्डर जो क्या कर रहा है, कंपनी में 15% स्टेक लेके बैठा है। अच्छा आगे देखो क्या दे रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी ऑन 1/10/2023 कितना है, 10 लाख का है। कंपनी ने क्या करा, 1 लाख लेंट कर दिया किसको, टू के बाय अकाउंट पे चेक ऑन 1/1/2023। मतलब बेसिकली कंपनी ने जो है इसको 1 लाख रुपए क्या दे दिए, उधार दे दिए। अब देखो क्या दे रखा है, द लोन वॉज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी। के ने क्या करा, रिपे भी कर दिया लोन। के रिपेड द लोन टू द कंपनी बाय अकाउंट पे चेक ऑन 30/3/2024। मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले उसने रिपे भी कर दिया। अब सवाल ये आता है कि भाई एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ बोरोवल एंड रिपेमेंट ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ हिज टोटल इनकम। तो सीधी सी बात है, 222 ये कहता है कि भाई अगर आपको लोन या एडवांस मिला है, तो आपको जो है उसको डिविडेंड मानना ही पड़ेगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि करंट ईयर में आपने उसको रिपे कर दिया है। तो पहले आपने वही 222 पूरा एक्सप्लेन करा, फिर अपने केस बताया कि भाई अब करंट केस में क्या हुआ है। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, लाइबिलिटी अराइजेस द अमाउंट द मोमेंट द लोन इज बोरोड बाय द शेयर एंड इट इज इमटेरियल। इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपने जो है लोन रिपे कर दिया बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। देयरफॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन टू द कंपनी ऑन 30/3/2024 विल नॉट इफेक्ट द टैक्सेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ 1 लाख एस डिविडेंड। ठीक है, मतलब उसके हाथ में जो है 1 लाख क्या होगा, टैक्सेबल होगा ही होगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई उसने क्या करा, उसने जो है बेसिकली रिपे कर दिया लोन। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट गाइस, सो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 मुझसे ये कह रहा है कि कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए चार्जेबल अंडर द हेड आईएफओएस एंड कैप गेन्स। ठीक है, सो
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन्स की मुझे इनकम निकालनी है। मिस्टर ए एक डीलर है इन शेयर्स, मतलब बेसिकली मिस्टर ए का काम क्या है, शेयर्स को परचेज एंड सेल करने का काम है। रिसीव द विद फॉलोइंग विदाउट कंसेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर बी। तो देखो उसको जो है 75,000 का कैश में गिफ्ट मिला है, तो इसका मतलब क्या होगा, आईएफओएस में 56 to 10 में पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 50,000 से ज्यादा का है, ये हो गया 75,000। अच्छा इसको देखो क्या मिला है, बुलियन मिला है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज 60,000 ऑन हिज बर्थडे। अच्छा मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, फ्री में मिली है, ठीक है, 50,000 से ज्यादा की मिली है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ये 60,000 का अमाउंट टैक्सेबल हो गया, इजी। फिर देखो क्या दे रखा है, अ प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद द एसडीबी ऑफ विच इज 5 लाख ऑन दैट डेट मिस्टर बी परचेज द लैंड इन अप्रैल 2009। तो मुझे बेसिकली क्या मिला है, मुझे जो है एक प्लॉट ऑफ लैंड मिला है। अच्छा इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है एसडीबी, एसडीबी 5 लाख है और फ्री में मिला है, इसका मतलब क्या है, एसडीबी जो है कितनी है, एसडीबी इसकी 5 लाख है और मुझे फ्री में मिला है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो 5 लाख जो है, 5 लाख का पूरा पूरा अमाउंट मेरा टैक्सेबल हो गया, तो देखो ये मैंने टैक्सेबल कर दिया। इतनी कहानी समझ में आई, अभी तक अपन ने क्या करा है, अभी तक अपन ने आईएफएस की इनकम निकाली है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखो मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी, हमने क्या करा है, मिस्टर सी से एक क्या परचेज करा है, शेयर्स परचेज करे हैं। आगे देखो क्या दे रखा है, मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी हु इज ऑल्सो डीलर इन शेयर्स, मतलब बेसिकली मिस्टर सी भी क्या है, डीलर है। अच्छा देखो इसने क्या करा है, 1,000 शेयर्स परचेज करे हैं ऑफ एक्स लिमिटेड एट 400 ईच ऑन 19 जून 2023। तो बेसिकली मिस्टर ए ने 1,000 शेयर्स परचेज करे हैं, कितने पे परचेज करें, 400 रुपये पे परचेज करें, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 600 रुपये है। अच्छा फिर आगे देखो क्या दे रखा है, मिस्टर ने क्या करा, इन शेयर्स को बेच दिया इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस ऑन 23 जून 2023। अच्छा एक और चीज समझना, मिस्टर ए ने क्या करा है, शेयर्स को परचेस करा है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 600 और मैंने 400 में परचेस करा है। तो 56 to 10 आपको ध्यान रखना है कि भाई 56 to 10 इधर लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 56 to 10 अगर रेसिपिएंट के हाथ में वो आइटम क्या है, कैपिटल एसेट है, तभी लगता है। अच्छा मिस्टर ए ने क्या करा है, मिस्टर ए ने जो है शेयर्स परचेस करे हैं। अच्छा शेयर्स मिस्टर ए के हाथ में क्या है, एसआईटी है, स्टॉक इन ट्रेड है, इसका मतलब क्या है कि 56 to 10 लगेगा नहीं, तो इस केस में 56 to 10 लगेगा नहीं। अब एक और चीज समझना, मिस्टर ने क्या करा, ये शेयर्स बेच दिए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो क्या कौन सी इनकम होगी, पीजीपी की इनकम होगी। और अपन से ये पूछ रहा है कि भाई आईएफएस की निकालो और कैप गेन्स की निकालो, ठीक है, तो इसको अपन एक बार को साइड में रख देते हैं, काम का नहीं है ये। आगे बढ़ो, देखो क्या दे रखा है, फर्दर ऑन 1 नवंबर 2023 मिस्टर ए टुक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बुक्ड बाय हिम 2 years बैक एट 20 लाख, ठीक है, मतलब बेसिकली मैंने क्या करा है, बेसिकली मैंने जो है एक प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया है, प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया है। अच्छा मैंने 2 साल पहले बुक करी थी, कब बुक करी थी, 2 साल पहले बुक करी थी 20 लाख पे। अच्छा अब एक और चीज समझना, जिस दिन मैंने पोजीशन लिया है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू या फिर एचडीबी क्या दे रखी है, सो एचडीबी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1 नवंबर 2023 वाज 32 लाख। जिस दिन मैंने पोजीशन लिया है उस दिन की एचडीबी दे रखी है 32 लाख। और जिस दिन मैंने बुकिंग करी थी, जिस दिन मैंने बुकिंग करी थी उस दिन अगर आप देखोगे उस दिन मेरे एचडीबी कितनी थी, 23 लाख की थी। मैंने जो है 1 लाख का जो है अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट कर दिया था ऑन द डेट ऑफ बुकिंग, तो सीधी सी बात है मुझे एचडीबी कौन सी लेनी पड़ेगी, एचडीबी लेनी पड़ेगी डेट ऑफ बुकिंग की, डेट ऑफ बुकिंग की जो क्या है बेसिकली जो है 23 लाख। अच्छा मैंने एक्चुअली में परचेज कितने पे करा था, 20 लाख पे परचेज करा था। अब सवाल आता है कि भाई मैंने कोई बिल्डिंग परचेज करी है, ठीक है, मैंने कोई बिल्डिंग परचेज करी है, तो एच डी बी जस्ट अ सेकेंड, एच डी बी और सेल कंसिडरेशन का डिफरेंस कितने से ज़्यादा है, 50,000 से तो ज़्यादा ही, 50,000 से ज़्यादा है, इतनी बात तो अपने को समझ में आ रही है कि भाई मैंने 20 लाख में परचेज करी है, जबकि उस दिन की एच डी बी थी 23 लाख की। तो मेरे हाथ में इनकम कितनी टैक्सेबल होगी, तो अपन ने क्या पढ़ रखा है कि भाई अगर आपकी एच डी बी सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा है, ठीक है, और कितनी ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है, एंड एच डी बी इज मोर देन 110%, इज मोर देन 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन। अब मुझे एक चीज बताओ, 20 का अगर मैं 110% करता हूँ, 20 का 110% करो कितना आ रहा है, 20 का अगर मैं क्या करता हूँ 110% करता हूँ, तो 20 इंटू 110% करोगे तो आएगा 22 लाख। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो एच डी बी है, एच डी बी अप टू 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन तो नहीं है, एंड एच डी बी और सेल कंसिडरेशन डिफरेंस कितने ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है 3 लाख का जो डिफरेंस है, ये क्या हो जाएगा मेरे हाथ में, क्या होगा बेसिकली टैक्सेबल हो गया होगा। अच्छा अब सवाल आता है कि भाई किस साल टैक्सेबल हुआ होगा, तो सीधी सी बात है जिस दिन मैंने क्या करा होगा, बुकिंग करी होगी, जिस दिन मैंने क्या करा होगा, बुकिंग करी होगी, उस दिन मेरे हाथ में जो है क्या होगा, 3 लाख का अमाउंट क्या हो गया होगा, टैक्सेबल हो गया। अच्छा एक और चीज देखो क्या दे रखा है, अपने को बात करनी है कब की, प्रीवियस ईयर 2023-24 की, ठीक है, प्रीवियस ईयर 23-24 की अपन बात करेंगे। मुझे आईएफओएस की इनकम तो समझ में आ गई, मुझे ये भी समझ में आ गया कि भाई ये कहाँ पे टैक्सेबल होगा, पीजीबी में टैक्सेबल होगा, ये वाला पॉइंट कहाँ पर टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, राइट। फिर मैं आपको ये बता दिया कि भाई 3 लाख का जो है मेरा क्या होगा, 3 लाख की मेरी आईएफओएस की इनकम बनी होगी, 3 लाख की जो है मेरी आईएफओएस की इनकम बनी होगी, तो देखो ये दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द एचडीबी ऑफ 23 लाख ऑन द डेट ऑफ बुकिंग एंड द एक्चुअल कंसिडरेशन ऑफ 20 लाख पेड इज टैक्सेबल अंडर 56 to 10, और कितना हो गया, 3 लाख का जो है मेरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। ओके जस्ट अ सेकंड।
अब एक और चीज समझना, ये आगे क्या बोल रहा है कि जो इसने प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद, ये तो फरीदाबाद वाला जो प्लॉट था ना, इसको इसने क्या करा, इसको इसने जो है 20 दिया 7 लाख पे, तो मेरी क्या निकलेगी, कैपिटल गेन्स की इनकम निकलेगी। तो सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, सेल कंसिडरेशन मेरा हो जाएगा 7 लाख। अच्छा कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या लूंगा, तो कॉस्ट ऑफ इक्वेशन अपन क्या लेंगे, जितने अमाउंट पे मैंने 56 to 10 में ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, बोले तो ये रहा 5 लाख। तो 7 लाख माइनस 5 लाख क्या हो जाएगा, मेरी कैपिटल गेन की इनकम हो जाएगी। अब शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई देखो अब मैंने जो है मुझे मिली कब थी, तो अगर आप देखोगे मैंने इसको बेचा तो है 1 मार्च 2024 में, मतलब बोले तो प्रीवियस ईयर 23-24 में, और प्रीवियस ईयर 23-24 में मुझे गिफ्ट मिला था। तो बेसिकली ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा मेरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, देखो ये रहा 7 लाख, 7 लाख माइनस 5 लाख, 2 लाख का मेरा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया, मतलब कैपिटल गेन्स की इनकम 2 लाख की निकल के आ गई। आईएफओएस की इनकम कितनी होगी, आईएफओएस की इनकम कितनी होगी वो भी अपन ने देख ली, दिस एंड दिस, इनका टोटल करोगे तो 9,35,000, 9,35,000 की जो है आपकी क्या निकल के आ जाएगी, आईएफओएस की इनकम निकल के आ जाएगी। ये रही 9,35,000 की आईएफओएस की इनकम। ईजी है, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई इस केस में 56 to 10 लगेगा नहीं, पीजीबी में टैक्सेबल होगी इनकम, क्योंकि 56 to 10 कब लगता है, जब रेसिपिएंट के हाथ में कोई वो क्या है आइटम जो उसको मिला है वो कैपिटल एसेट है, अगर वो एसआईटी है तो 56 to 10 नहीं लगता। इजी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रखा है, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट अंडर 56 to 10। तो जिसको मिला है उसके हाथ में अपने को चेक करना है कि भाई 56 to 10 में इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। देखो क्या दे रखा है, अखिल एचयूएफ रिसीव 75,000 इन कैश फ्रॉम नीस ऑफ अखिल, बोले तो डॉटर ऑफ अखिल का सिस्टर, मतलब ये अखिल है, ये अखिल है, ठीक है। अच्छा डॉटर ऑफ अखिल का सिस्टर, अखिल की सिस्टर होगी, सिस्टर की डॉटर है, सिस्टर की क्या है, डॉटर है। अच्छा अब ये कह रहा है कि सिस्टर की डॉटर ने उसको जो है क्या करा है, 75,000 का कैश में गिफ्ट दिया है। अखिल इज द कर्ता ऑफ एचएफ, अखिल क्या है, कर्ता ऑफ एचएफ है। अब मुझे बताओ टैक्सेबल होगा क्या। तो रिलेटिव की डेफिनेशन में ये डॉटर ऑफ अखिल का सिस्टर नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई 75,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, 75,000 टैक्सेबल हो गया, ठीक है। अच्छा अगर रिलेटिव से मिलता है, आपको पता है कि भाई अगर गिफ्ट आपको रिलेटिव से मिलता है तो क्या होता है, टैक्सेबल नहीं होता। इस केस में ये जो अखिल की नीस है ये उसकी रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आती। अब एक और चीज देखो क्या रखा है, निष्ठा अ मेंबर ऑफ हर फादर्स एचयूएफ, ठीक है, ट्रांसफर द हाउस प्रॉपर्टी टू द एचयूएफ विदाउट कंसिडरेशन। बेसिकली क्या कर रही है ये, एचयूएफ की मेंबर ने एचयूएफ को क्या करा है, एचयूएफ की मेंबर ने एचयूएफ को एक हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है। एचडीबी कितनी दे रखी है, 9 लाख की एचडीबी दे रखी है। तो अगर आप देखोगे रिलेटिव की डेफिनेशन देखोगे, तो अगर एचयूएफ को कोई गिफ्ट मिल रहा है और रिलेटिव से मिल रहा है तो क्या होता है, बेसिकली 56 to 10 में टैक्सेबल नहीं होता। अच्छा रिलेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, एचयूएफ का कोई भी मेंबर होता है वो उसका क्या माना जाएगा, रिलेटिव। तो देखो वही दे रखा है कि भाई ये क्या मान लिया जाएगा, हाउएवर इनकम फ्रॉम सच एसेट वुड बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ निष्ठा अंडर 64(2), ये बात कर रहा है क्लबिंग की। उससे पहले आप ये पढ़ो, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपको विदाउट कंसिडरेशन मिली है, ठीक है, बाय एचयूएफ फ्रॉम इट्स रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल। देखो क्या है, नॉट टैक्सेबल अंडर 56 to 10, क्योंकि निष्ठा जो है इज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, शी इज द रिलेटिव ऑफ द एचयूएफ, ठीक है। हाउएवर इनकम फ्रॉम सच एसेट वुड बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ निष्ठा। ये आप कहाँ देखोगे, जब अपन क्लबिंग का चैप्टर आपने रिवाइज करा होगा, तो क्लबिंग के चैप्टर में आपने देखा होगा कि भाई अगर कोई मेंबर क्या करता है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी एचयूएफ की प्रॉपर्टी में क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, एचयूएफ की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लेता है, तो यही माना जाता है कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो प्रॉपर्टी की इनकम वो किसके हाथ में क्लब होगी, वो मेंबर के हाथ में ही क्लब होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई एचएफ को कोई अमाउंट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, एचएफ को कोई भी अमाउंट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स बेसिकली जो है ये मेंबर ही पे करेगी, एज पर 64(2) जो अपन क्लबिंग वाले चैप्टर में देखते हैं। या कोई मेंबर ऑफ एचएफ अपनी प्रॉपर्टी किसको दे देता है, एचएफ को गिफ्ट कर देता है, ठीक है। अगर कोई मेंबर अपनी प्रॉपर्टी एचएफ को गिफ्ट कर देता है तो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। क्लबिंग के प्रोविजन ये कहते हैं कि भाई इससे जो भी इनकम होगी, इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी, वो एचएफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, बेसिकली मेंबर के हाथ में टैक्सेबल होगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो देखो पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, मिस्टर अक्षत रिसीव्ड 100 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड एज अ गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ हिज 25th मैरिज एनिवर्सरी। तो 100 शेयर्स मिले हैं ए लिमिटेड के, फ्री में मिले हैं। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 रुपये दे रखी है। ही ऑल्सो रिसीव ज्वेलरी वर्थ ₹45,000 फ्रॉम हिज नेफ्यू ऑन द सेम डे। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई ये जो 100 शेयर्स मिले, 100 इंटू 100 करोगे कितना होता है, 10,000 होता है। 100 शेयर्स है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी, 100 रुपये। तो अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है तो अपन ये देखते हैं कि भाई एग्रीगेट पूरे साल में जो भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है क्या। तो करंट ईयर में देखोगे आप 10,000 के तो आपको शेयर्स मिले हैं और 45,000 की आपको ज्वेलरी मिली है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 55,000। 50,000 से ज़्यादा हो गया तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर 56 to 10। तो क्या होगा, देखो 55,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, और मैंने आपको पूरा लॉजिकल रीजन बता दिया, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। देखो क्या रखा है, किशन एचयूएफ ने क्या करा, एक कार गिफ्ट करी है अपने कर्ता के बेटे को। तो एचयूएफ ने जो है क्या करा, अपने कर्ता के बेटे को एक कार गिफ्ट करी है फॉर अचीविंग गुड मार्क्स। फेयर मार्केट वैल्यू तो कार कितना दे रखी है, 5,25,000 है, तो इस पर 56 to 10 ही लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो कार है, कार जो है वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती है।
तो 56 to 10 में प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखोगे तो वहां पर आपका जो कार है, वॉच हो गया, ठीक है, वो सब जो है 56 to 10 में फॉल नहीं करता। ठीक है, तो अपना जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। मिस्टर हरी, अ प्रॉपर्टी डीलर, सोल्ड अ बिल्डिंग इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, मतलब मिस्टर, बेसिकली मिस्टर हरी का क्या है, बिजनेस है। उसने अपने बिजनेस में क्या करा है, एक बिल्डिंग को बेचा है टू हिज फ्रेंड राजेश, हु इज अ डीलर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, तो मैंने एक बिल्डिंग बेची है, मैंने जो है क्या करा, एक बिल्डिंग बेची है, कितने पे बेची है, 90 लाख पे बेची है ऑन, मैं इसको थोड़ा अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, 90 लाख पे बेची है ऑन 1/1/2024। अच्छा, इस दिन की एसडीवी कितनी थी, इस दिन की एसडीवी अगर आप देखोगे तो कितनी थी, 150। तो मैंने बेची कितने पे, 90 पे, और मेरी एसडीवी उस दिन की कितनी आ रही है, 150। अच्छा, अग्रीमेंट वॉज हाउएवर एंटर्ड इनटू 1/9/2023, जहां पर एसडीवी कितनी थी, 140 लाख थी। तो अग्रीमेंट एंटर हुआ था कब, 1/9/2023 को, और बेची कब है, 1/1/2024 को। अब आगे क्या देखो, आगे देखो क्या दे रखा है, मिस्टर हरी हैज रिसीव्ड डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख बाय क्रॉस चेक, बोले तो कैश से मिला है, बेरा चेक से नहीं मिला है, क्रॉस चेक से मिला है, फ्रॉम मिस्टर राजेश ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, डिस्कस द टैक्स implications इन द हैंड्स ऑफ हरी एंड मिस्टर राजेश, अज्यूमिंग दैट मिस्टर हरी हैज परचेज द बिल्डिंग फॉर 75 लाख। मिस्टर हरी ने क्या करा है, बिल्डिंग को परचेज करा है फॉर 75 लाख ऑन 12 जुलाई 2022। अच्छा, अभी इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। हरी क्या है, हरी एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर बोले तो इसका धंधा ही ये क्या करता है, ये बिल्डिंग बिल्डिंग बेचता है। राजेश को इसने जो है बिल्डिंग बेची है, राजेश को क्या करा है, इसने बेसिकली बिल्डिंग बेची है, कितने पे बेची है, 90 लाख पे बेची है। इतनी कहानी आपको समझ आई। अच्छा, एसडीबी ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट दे रखा है 140 लाख, एसडीबी ऑन द डेट ऑफ जिस दिन बिल्डिंग बेची है उस दिन है 150 लाख। हमें ये बता रखा है कि भाई मिस्टर हरी ने जिस दिन क्या करा था, जिस दिन बेसिकली डेट ऑफ अग्रीमेंट करा था उस दिन 15 लाख बाईस को क्रॉस चेक मिल चुके हैं। अभी बोला है कि भाई किस तरह से टैक्स इंप्लीकेशन अपने को करना है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले आप बात करते हैं टैक्स इंप्लीकेशंस। अगर हरी क्या है, प्रॉपर्टी डीलर है, बोले तो हरी का बिजनेस ही क्या है, बिल्डिंग को परचेज एंड सेल करने का उसका बिजनेस है। देखो इसमें क्या देखा है, नीचे पढ़ो। इन दिस केस, क्योंकि द डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख इज रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट बाय क्रॉस चेक एंड नॉट बाय अकाउंट पे चेक, द ऑप्शन कैन नॉट बी एक्साइज्ड। तो मेरा आपको अपन को क्या चीज पता है, अपने को एक चीज पता है ना कि भाई आप क्या कर सकते हो, डेट ऑफ अग्रीमेंट की एसडीवी ले सकते हो, डेट ऑफ अग्रीमेंट की एसडीवी ले सकते हो। कब ले सकते हो, जब डेट ऑफ अग्रीमेंट के दिन पे आपको छोटा सा अमाउंट डाउन पेमेंट किससे मिल चुका है, अकाउंट पे चेक से मिल चुका है। तो मैंने आपको बताया था भाई जो क्रॉस चेक होता है, क्रॉस चेक जो है इज इक्वल टू कैश ही होता है, मतलब अकाउंट पे ही चेक नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है अपन को जो है 140 लाख की जो है एसडीवी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, 150 लाख की एसडीवी लेनी पड़ेगी। तो आपको एक चीज पता है ना कि भाई अपन क्या करते हैं, एक तो होता है डेट ऑफ अग्रीमेंट और एक होता है डेट ऑफ सेल। तो डेट ऑफ अग्रीमेंट की आप एसडीवी ले सकते हो, बट कंडीशन ये है कि भाई डेट ऑफ अग्रीमेंट पे आपको जो है अकाउंट पे ही चेक से कुछ पैसा मिल गया। तो मैंने आपको बताया कि भाई देखो अकाउंट पे ही चेक से आपको पैसा तो मिला नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाई 140 लाख, 140 लाख की एसडीवी तो आपकी लगेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें देखना पड़ेगा 150 लाख की एसडीवी। आपने 43 सीए पढ़ रखा है, 43 सीए पढ़ते हैं अपन, जब क्या पढ़ा था अपन ने कि अगर आप लैंड बिल्डिंग को क्या करते हो, बेचते हो, लैंड बिल्डिंग को बेचते हो और वो आपका क्या है, एसआईटी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एसडीवी लेनी पड़ेगी, एसडीवी लेनी पड़ेगी। अगर अगर तो एसडीवी क्या है, मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन है। अगर आप देखोगे आपका सेल कंसिडरेशन कितना है, 90 लाख है। आपका जो सेल कंसिडरेशन है वो कितना है, आपका सेल कंसिडरेशन आ रहा है कितने का, अरे भूत हट जा, सेल कंसिडरेशन आ रहा है 90 लाख का, आपका सेल कंसिडरेशन आ रहा है 90 लाख का। ओ, 90 लाख का मेरा आ रहा है सेल कंसिडरेशन। एसडीवी कितनी आ रही है, एसडीवी आ रही है 150 लाख। अब मुझे बताओ कि मैं अगर 90 का 110% करता हूँ तो कितना होगा, 90 × 110%, ये होता है मेरा 99। तो 90 का 110% होता है 99। तो अगर एसडीवी मेरी, अगर एसडीवी मेरी 100, अगर एसडीवी मेरी जो है 99 लाख तक होती तो मैं क्या करता, 90 लाख को जो है सेल कंसिडरेशन ले लेता। लेकिन क्योंकि मेरी एसडीवी 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 150 की एसडीवी लेनी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, 150 की एसडीवी लेनी पड़ेगी। तो मैं अपनी सेल कंसिडरेशन क्या मानूंगा, मैं अपनी सेल कंसिडरेशन मानूंगा 150 लाख। तो देखो सीधी सी बात है कि जब मैं क्या हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ, तो मेरी बिजनेस इनकम निकलेगी। बिजनेस इनकम कैसे निकालता हूँ मैं, मैंने कितने में बेचा और कितने में परचेज करा था, तो मैंने कितने में बेचा है, मैंने जो है 150 में बेचा है, ये मेरा 43 सीए मानेगा। मैंने खरीदा कितने में था, देखो खरीदा था मैंने कितने में, 75 लाख में। तो 75 लाख में खरीदा था, तो मेरी पीजीपी इनकम कितनी होगी, पीजीपी इनकम होगी 75 लाख की। देखो मेरी पीजीपी इनकम निकल के आ गई 75 लाख की। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखो ये तो अपने बात कर ली किसके बाद में, जिसने बेचा है। अब जिसने रिसीव करी है, जिसने रिसीव करी है उसके हाथ में क्या लगेगा, 56 to 10 लगेगा। जिसने रिसीव करी है उसके हाथ में क्या लगेगा, बेसिकली 56 to 10 लगेगा। अच्छा, 56 to 10 क्या कहता है कि भाई अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करी है और उसकी एसडीवी और माइनस सेल कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा का है,
एंड एच डी बी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो उस केस में जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो आपके हाथ में क्या हो जाएगा, 56 to 10 में टैक्सेबल हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, राजेश ने प्रॉपर्टी परचेज कितने में करी है? राजेश ने प्रॉपर्टी परचेज करी है, सेल कंसेशन कितनी है? सेल कंसेशन बेसिकली 90। एचडीबी कितनी है? एचडीबी आ रही है 150। दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस आ रहा है 60 लाख का। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 60 लाख का आ रहा है, मतलब 50,000 से ज्यादा का है। एंड एचडी जो है 110% ऑफ सेल कंसेशन से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये जो 60 लाख है ये राजेश के हाथ में 56 to 10 के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो नीचे वही दे रखा होगा, ये रहा 60 लाख क्या हो गया, 60 लाख 56 to 10 में टैक्सेबल हो गया। इतनी कहानी आपको लॉजिकली समझ में आ गई। अभी अपन देख रहे हैं क्या, कि भाई अगर मिस्टर हरी ने कोई प्रॉपर्टी बेची है, मिस्टर हरी ने कोई प्रॉपर्टी बेची है, किसको बेची है? राजेश को बेची है। और मिस्टर हरी क्या है, प्रॉपर्टी डीलर है, मतलब मिस्टर हरी के हाथ में पीजीपी इनकम टैक्सेबल होगी, पीजीपी इनकम टैक्सेबल होगी। तो हमने पीजीपी इनकम निकाल दी इसकी 75 लाख। राजेश के क्या हाथ में क्या होगा, 56 to 10 लग जाएगा। राजेश के हाथ में क्या लगेगा, 56 to 10 लगेगा। और उस केस में हमने क्या देखा कि भाई 60 लाख जो है इसकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। और देखो आगे क्या दे रखा है कि भाई वुड योर आंसर भी डिफरेंट, क्या हमारा आंसर डिफरेंट होता अगर इफ हरी वॉज अ शेयर ब्रोकर इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी डीलर? तो सीधी सी बात ये है कि जब हरी क्या करता है, कोई प्रॉपर्टी बेचता है और वो प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, तो इसके हाथ में क्या लगेंगे, कैप गेंस लगेंगे। इसके हाथ में क्या लगेंगे, कैप गेंस लगेंगे। और कैप गेंस लगेंगे तो जिस तरह से अपन ने क्या करा, पीजीपी की इनकम निकाली थी, उसी तरह से अपन क्या करेंगे, 50C के अंदर, 50C के अंदर बेसिकली क्या निकाल देंगे, 50C के अंदर बेसिकली अपना कैप गेंस निकाल देंगे। तो देखो वही कर रखा है इन लोगों ने इधर, 50C के अंदर इसका 75 लाख की क्या निकलेगी, कैप गेंस की इनकम निकल जाएगी। जैसे एक्जैक्टली अपन ने क्या करा, जैसे एक्जैक्टली अपन ने पीजीपी की इनकम निकाली तो 43 CA में टैक्सेबल होती है, कैप गेंस की इनकम 50C में टैक्सेबल होती है इसी तरह से। और इसके हाथ में क्या होगा, राजेश के हाथ में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे 56 to 10 में 60 लाख की टैक्सेबल करी थी हमने, एक्जैक्टली जो है 60 लाख इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो मैंने आपको हिंदी में समझाया ना, वो इन लोगों ने राम कथा इधर इंग्लिश में दे रखी है, ठीक है। आप जो है इसको एक बार पढ़ोगे तो जो मैंने आपको हिंदी में समझाया वही आपको समझ में आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई आपको? बेसिकली अपन ने कोई लैंड बिल्डिंग बेची है, लैंड बिल्डिंग बेची है। एक केस में क्या हो रहा था कि भाई मैं एक प्रॉपर्टी डीलर ने बेची है, तो इसके हाथ में क्या लगेगा, 43 CA लगेगा, और इसके हाथ में क्या लगेगा, 56 to 10। दूसरे केस में क्या हो रहा था कि भाई एक शेयर ब्रोकर ने बेचा है, मतलब इसके हाथ में क्या लगेगा, कैप गेंस लगेगा, मतलब 50C में टैक्सेबल होगा, और इसके हाथ में अगेन 56 to 10 ही लगेगा। इजी लॉजिकली अगर आपने प्रोविजन अच्छे से समझे हैं तो आपको जो है सारी चीजें फटाफट क्लिक हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रोविजन को रटने बैठ जाओगे तो एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन इनहांस्ड कंपनसेशन रिसीव्ड बाय जी ड्यूरिंग द प्रीवियस 23-24 कितना है, 5 लाख है। तो आपको एक चीज पता है कि भाई 50% आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है। अब देखो क्या दे रखा है, आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट 1.5 लाख लेट टू प्रीवियस 19-20, 1,65,000 लेट्स टू 20-21 यानी 1,85,000 लेट टू 21-22। टैक्स इंप्लीकेशन बताओ, कुछ नहीं है। जिस साल आपको इंटरेस्ट मिलता है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 5 लाख मिला, 50% का हमने फ्लैट डिडक्शन दे दिया, बाकी जो है 2.5 लाख आपका क्या हो जाएगा, करंट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल। तो इंटरेस्ट ऑन इनहांस्ड कंपनसेशन टैक्सेबल का होता है जिस साल आपको जो है पूरा का पूरा कंपनसेशन मिल गया। तो भले ही ये प्रीवियस ऐसे कब से रिलेटेड है, 19-20 या 20-21 या 21-22 से रिलेटेड है, जिस साल मिला है, मतलब करंट ईयर में मिला है ना अपने को, 23-24 मिला है, तो पूरा का पूरा करंट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। कितने क्वेश्चन है इसमें अपन चेक करते हैं, 9, 12, 14, ऑल राइट 14 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, देखो क्या दे रखा है, परिमल द एमडी ऑफ हेवंस एक्स प्राइवेट लिमिटेड होल्ड्स 70% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ 20 लाख, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं कंपनी की करता हूँ 70% स्टेक लेके बैठा हूँ। बैलेंस शीट की बात करी जाए तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आ रहे हैं 6 लाख के। कंपनी ने क्या करा, 1/4/2023 को, मतलब अगले ही दिन इंटरेस्ट फ्री लोन दिया 5 लाख का टू इट सुपरवाइजर हैविंग अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ, हु इन टर्न ऑन 15/4/2023 एडवांस्ड द सेट सम ऑफ अमाउंट टू श्री परिमल। क्या बोल रहा है ये, कंपनी ने जो है अपने सुपरवाइजर को पैसा दिया 5 लाख, और फिर सुपरवाइजर ने क्या करा, इस परिमल को दे दिया, इस परिमल को दे दिया। तो कंपनी ने डायरेक्टली पैसा ना देके अपने एम्प्लॉय के थ्रू जो है पैसा दिलवा दिया। अब सवाल आता है कि भाई क्या जो पैसा इनडायरेक्टली मिला है सुपरवाइजर के थ्रू वो परिमल के हाथ में जो है 222 में डिम डिविडेंड मान लिया जाए। तो आपने 222 पढ़ रखा है, 222 में ये कहता है कि भाई अगर आपने डायरेक्टली दिया है तो भी इसके हाथ में क्या होगा, 222 ही लगेगा। अगर आपने इनडायरेक्टली दिया है तो भी जो है क्या लगेगा, 222 ही लग जाएगा। तो आपने किसी इंडिविजुअल को दिया है, अगर आपने किसी इंडिविजुअल को दिया है और वो किसके बेनिफिट के लिए दिया है, इसी के बेनिफिट के लिए दिया है, परिमल के बेनिफिट के लिए दिया है, तो उस पर भी 222 ही लगता है। अच्छा, टू द एक्सटेंट ऑफ कितना लगता है, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अपन ने 5 लाख का लोन दिया है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने थे, 6 लाख के थे, तो पूरा का पूरा 5 लाख किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, परिमल के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब पढ़ लो, द कंपनी हैज एडवांस लोन टू एन एम्प्लॉय हु इन टर्न हैज एडवांस द सेम टू द मैनेजिंग डायरेक्टर होल्डिंग 70% कैपिटल बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ 222। उसको क्या माना जाएगा, द सेम शैल बी ट्रीटेड एज पेमेंट बाय द कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड ऑन बाय और बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर। मतलब मैंने किसी दूसरे बंदे को पैसा दिया है, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो अल्टीमेटली जो है मेरे सब्सटेंशियल शेयर होल्डर को ही पैसा घुमा के दे देगा। तो उस केस में क्या होगा, जिस शेयर होल्डर को पैसा मिला है उसके हाथ में वो अमाउंट डिम डिविडेंड मान लिया जाएगा। टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ओके। अब देखो वही दे रखा है, इन दिस केस द कंपनी ने क्या करा है, कंपनी के रिजर्व थे 6 लाख के, कंपनी ने 5 लाख का लोन दिया, तो 5 लाख पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 5 लाख पूरा का पूरा परिमल के हाथ में जो है इंटरेस्ट फ्री सॉरी डिम डिविडेंड मान लिया जाएगा।
तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 5 लाख given by the company to the supervisor, who in turn has given the same to Parimal, shall be construed as the amount given for the benefit of Mr. Parimal and would be treated as deemed dividend. ठीक है, तो आईएफएस का अगर आपने रिवीजन नहीं कर रखा तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, उसमें मैंने ये चीज अगेन डेप्थ में बता रखी है कि आप डायरेक्टली पेमेंट ना करके किसी इंडिविजुअल को दे देते हो जो अल्टीमेटली किसके बेनिफिट के लिए दिया गया है, उसी पर्सन के बेनिफिट के लिए दिया गया है, तो उसको जो है डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ऑलराइट गाइस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मिस्टर संथानम जो भी है, होल्डिंग 25% वोटिंग पावर इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, परमिटेड हिज ओन लैंड, देखो क्या दे रखा है, खुद की लैंड मॉर्गेज करिए किसी बैंक को फॉर अनेबलिंग द कंपनी टू ऑब्टेन अ लोन। कंपनी को बैंक से लोन लेना था, बैंक ने कहा लाओ आपकी प्रॉपर्टी हमें मॉर्गेज दो। कंपनी के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, कंपनी ने क्या करा, अपने शेयर होल्डर को कहा कि तू अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दे, मॉर्गेज कर दे। अच्छा, मिस्टर सनातन रिक्वेस्टेड द कंपनी टू रिलीज द प्रॉपर्टी फ्रॉम द मॉर्गेज। मिस्टर सनातन ने बोला कि भाई कंपनी आपके कहने पे मैंने क्या करा था, मॉर्गेज कर दिया था, अब इसको रिलीज कराओ। कंपनी ने रिलीज नहीं कराया, कंपनी ने क्या करा, रिलीज नहीं कराया, लेकिन फॉर रिटेनिंग द बेनिफिट ऑफ बैंक लोन इट गिव एन एडवांस ऑफ 10 लाख टू मिस्टर संथानमन विच वाज ऑथराइज्ड बाय द रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बेसिकली क्योंकि सनातन ने क्या कर रखा था, अपनी खुद की प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज करा रखी थी, सनातन कहता है कि भाई अब तो फ्री करा दो मॉर्गेज, बैंक कंपनी बोलती है कि यार प्लीज रहने दे, मैं तुझे एक काम करती हूँ 10 लाख का एडवांस ले ले, ठीक है 10 लाख का एडवांस ले ले, तू अभी इसको जो है क्या कर, इसको जो है बेसिकली मॉर्गेज से फ्री मत करवा। अच्छा, इसके लिए हमने कोई देखो बोर्ड रेजोल्यूशन सब कुछ पास करा है। कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं, कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑन द पेमेंट ऑफ एडवांस जो है 50 लाख है। एओ ने क्या करा, 10 लाख ट्रीट कर दिया एज डीम डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सनातनम। तो आपको वही चीज समझनी है कि भाई जो 222 ही है वो लगता नहीं है, कम नहीं लगता जब कमर्शियल ट्रांजेक्शन के बेसिस पे लोन या एडवांसेस दिया गया है। अब मुझे एक चीज बताओ, कंपनी ने जो है 10 लाख का जो लोन दिया, एडवांस दिया, सनातन को दिया, वो फ्री में दिया क्या, फ्री में नहीं दिया। सनातन ने जो है क्या कर दी थी, सर्विस दी थी। किस बात की सर्विस दी थी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी किराए पे रखवाई थी, मॉर्गेज में रखवाई थी। तो इस केस में जो एओ ने उसको डीम डिविडेंड माना है, गलत माना है। पढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा है। द इशू अंडर कंसिडरेशन यही है कि भाई क्या इसको डीम डिविडेंड माना जाए कि नहीं माना जाए। हाईकोर्ट ने देखो क्या कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि भाई द फ्रेज बाय वे ऑफ लोन या एडवांस means those roles and advantages which a shareholder enjoys simply on account of being a person who is a beneficial owner of shares, not holding not less than 10% of the voting power। ऐसे केस में क्या होगा, ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, ऊपर वाले केस में क्या होगा, उसको डिविडेंड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है, 10 ग्रेचुअस लोन या एडवांसेस गिवन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर, मतलब कंपनी ने बिना कोई सर्विसेज लिए कोई लोन दे दिया, ठीक है ग्रेचुअस लोन, ठीक है अपनी मर्जी से फ्री में लोन दे दिया। अच्छा, किस शेयर होल्डर को दिया, जो एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर होल्ड करके बैठा है, उसको डिविडेंड माना जाएगा, बट नॉट द केसेस जहां पर लोन या एडवांस इज गिवन in return for an advantage conferred upon by the company by such shareholder। मतलब अगर शेयरहोल्डर ने कोई एडवांटेज दिया है कंपनी को, फिर कंपनी ने क्या दिया है, लोन वोन दिया है, तो उसको जो है कवर नहीं करेंगे, उसको जो है डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो हमने बता दिया कि भाई इसको जो है डिविडेंड मत मानो आप। तो एओ का जो एक्शन है, एओ का जो एक्शन है वो क्या है, गलत है, उसको अपन को जो है डिविडेंड नहीं मानना है। तो मैंने आपको बता दिया 222 कब लगता है, जब ग्रेचुअस लोन दिया जाता है, अगर लेकिन कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन के बेसिस पे कंपनी ने क्या करा है, लोन वोन दिया है, तो उस केस में जो है डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है, एंटरप्राइज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बॉल्स, डिसकंटिन्यू इट्स एक्टिविटीज, ठीक है, एंड डिसाइडेड, हमने क्या करा, अपना बिजनेस बंद कर दिया। डिसाइडेड टू लीज आउट इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग, हमने क्या करा, अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग किराए पे दे दी है। हमने अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग क्या करी, किराए पे दे दी, प्लांट मशीनरी किराए पे दे दी, फर्नीचर किराए पे दे दिया। कब से किराए पे देने लग गए अपन, हमने जो है 1/4/2023 से जो है इसको किराए पे देना चालू कर दिया है ना। कंसोलिडेटेड रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ, ठीक है, मतलब इन तीनों को मैंने किराए पे दिया एट 50,000 पर मंथ के रेंट पे। अभी बोला है कंप्यूट द इनकम फॉर द प्रीवियस 23-24 ऑफ द एसएससी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली जो है अपनी इनकम निकालनी है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अपन ने क्या करा, बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया, अपन ने जो है बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया, अपन ने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो ये जो मेरी 50,000 इंटू 12 की इनकम है, ये एटलीस्ट बिजनेस में तो टैक्सेबल होगी नहीं, ये तो अपने को पता चल गया। तो सॉल्यूशन पे आओ, देखो क्या दे रखा है, तो जो मेरी इनकम है ये बिजनेस से तो होगी नहीं, क्योंकि मैंने बिजनेस तो डिसकंटिन्यू कर दिया, तो कहाँ पे टैक्सेबल होगी, आईएफएस के अंदर टैक्सेबल होगी, ठीक है, कहाँ पे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगी, क्योंकि मैंने क्या करा है, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग और फर्नीचर सबको कॉम्बो में क्या दे दिया, किराए पे दे दिया। तो 50,000 इंटू 12 करता हूँ तो क्या होगा, मेरा 6 लाख की मेरी जो है इनकम मानी जाएगी, कहाँ पर, आईएफएस में, लेकिन आपको सारे डिडक्शंस मिल जाएंगे जो आपने इनकर करें फॉर अर्निंग सच इनकम। आपको देखो डिपॉजिट से इनकम हुई कितने की, 1 लाख की, तो ये भी क्या होगा आपकी, ये भी बेसिकली आपकी क्या है, ये भी बेसिकली आपकी आईएफएस है। तो 1 लाख की इनकम हम क्या करेंगे, 1 लाख की देखो हमने इनकम दिखा दी, डिपॉजिट की इनकम। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्रोकरेज पेड ऑन हुंडी लोन टेकन, क्या दे रखा है कि भाई आपने जो कोई हुंडी लोन लिया था उसका आपने ब्रोकरेज पे करा है।
हुंडी लोन आपने जो ले रखा था उसका आपने ब्रोकरेज पे रखा है। अच्छा, इसको भी एक बार को अपन होल्ड करते हैं। अपन को ये भी चेक करना रहेगा कि जो अपन ने ये हुंडी लोन लिया था ये अपन ने जो है अकाउंट पे ही चेक से लिया था या फिर कैश में लिया था। ठीक है, इसको एक बार अपन 2 पॉइंट्स होल्ड करते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसे पॉइंट दिख जाए जो थोड़े से ट्रिकी हो, अलग हो, तो उसको एक बार को होल्ड करना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हो सकता है कि भाई फर्दर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। आगे देखो क्या दे रखा है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी कितना है 15,000, इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने जो पे करा है 12,000, उसका भी आपको जो डिडक्शन दे दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन आपका करंट ईयर का है जो उसका भी आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाएगा। अच्छा देखो क्या दे रखा है। लीगल फी पे टू द एडवोकेट फॉर ड्राफ्टिंग एंड रजिस्टरिंग द लीज एग्रीमेंट, अगेन इसका आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। फैक्ट्री लाइसेंस फीस, फैक्ट्री लाइसेंस फी पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका भी जो है आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया। टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल आपका जो है खर्चा कितना हो गया 15,000, 15,000, 12,000, 1,47,500, 1,500 और 1,000, तो टोटल 5 खर्चे हैं। देखो 5 खर्चे इन लोगों ने टोटल अलाउ कर दिए। 15, 12, दिस एंड दिस, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो क्या दे रखा है। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड इन पॉइंट नंबर 3 अबो इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ 25,000 रेमिटेड टू एनआर विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। ठीक है, अब एक और चीज समझना। इन लोगों ने कह रखा है कि भाई आपका जो है अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है कितने का 2,75,000 का। तो आपको एक चीज पता होगी कि भाई अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी। तो मैं क्या करूंगा, इस 2,75,000 की इनकम को सेट ऑफ कर लूंगा। इससे सेट ऑफ कर लिया मैंने अपनी जो है ये रेंट की इनकम थी, इसे सेट ऑफ कर लिया। तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि भाई 6 लाख मेरा जो है टोटल इनकम है। टोटल खर्चे मेरे हो गए कितने के 4,52,000 के। तो मेरी जो इनकम निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी कि 1,48,000 की मेरी जो है इनकम निकल के आ जाएगी। अब एक और चीज़ देखो क्या दे रखा है। अब अपने को एक और चीज़ पता चल गई कि भाई अपने को कोई इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे रखी है कि भाई अपने जो हुंडी लोन्स, अपन ने जो हुंडी लोन लिए हैं, अपन ने जो हुंडी लोन लिए हैं उसको अपन ने कैश में लिया था या फिर अकाउंट पे ही चेक से लिया था, उसको अपने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। लेकिन अपने को क्या बता रखा है कि भाई अपन ने जो है ब्रोकरेज पे करा था ऑन हुंडी लोन टेकन, अपन ने कोई हुंडी लोन लिया था उस पर अपन ने कोई ब्रोकरेज पे करा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे दे रखा है क्या, इंटरेस्ट पेड ऑन हुंडी एंड अदर लोन्स विच वर गिवन एज डिपॉजिट्स ऑन इंटरेस्ट टू अदर्स। तो इंटरेस्ट पेड मैंने क्या करा है, इंटरेस्ट पे करा है ऑन हुंडी एंड अदर लोन्स। हुंडी एंड अदर लोन्स मतलब बेसिकली मैंने कोई लोन वोन लिए थे उससे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। विच वर गिवन एज डिपॉजिट्स ऑन इंटरेस्ट टू अदर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने हुंडी लोन लिए थे, जो मैंने क्या लिए थे, हुंडी लोन लिए थे, उसको मैंने क्या करा था, उसको मैंने फर्दर क्या करा था, किसी को डिपॉजिट पे दे दिया। तो मैंने एक इंसान से लोन लिया और क्या करा, एक इंसान से लोन लिया और दूसरे इंसान को क्या करा, लोन दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने ये हुंडी लोन लिए थे, जो मैंने हुंडी लोन्स लिए थे किस लिए लिए थे, सामने वाले को डिपॉजिट करने के लिए दिए थे। तो अगर आप देखोगे कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिपॉजिट्स कितना आ रहा है 1 लाख आ रहा है, तो जो तो मैंने इधर इंक्लूड कर ही दिया, ये हो गया 1 लाख। अब मुझे एक चीज़ बताओगे आप, मैंने जो डिपॉजिट्स, ये जो डिपॉजिट्स कमाए हैं, डिपॉजिट्स जो मैंने दिए हैं कैसे दिए हैं, मैंने क्या करा, हुंडी लोन लिए, अदर लोन लिए और क्या करा, डिपॉजिट दे दिया। इसका मतलब ये है कि जो मैंने डिपॉजिट दिया है उस पर जो मैं इनकम कमा रहा हूँ उसके लिए मैं जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ लोन देने पे वो मेरी क्या है, खर्चा है। वापस सुनना, मैंने हुंडी लोन्स लिए, अदर लोन लिए और मैंने क्या करा, डिपॉजिट्स दे दिए किसी को। इस डिपॉजिट्स पे जो मेरी इनकम आ रही है, जो मतलब इंटरेस्ट आ रहा है वो मेरी इनकम है। अच्छा, अब सवाल आता है कि आईएफओएस हेड मुझे ये कहता है कि जो भी आप इनकम कमा रहे हो उसमें से हम आपको डिडक्शन दे देंगे उन सारे खर्चों का जो आपने इनकर करें टू फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग सच इनकम। इस इनकम को कमाने के लिए मैंने क्या करा था, इस इनकम को कमाने के लिए मैंने लोन उठाए थे, उस लोन पे मैं ब्याज पे कर रहा हूँ। ठीक है, उस लोन पे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्याज पे कर रहा हूँ, तो मुझे उस इंटरेस्ट का डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो बेसिकली मुझे 2,000 और 75,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए पूरे का। लेकिन इन लोगों ने नीचे एक अमाउंट क्या रखा है, क्या कि भाई मैंने 25,000 का इंटरेस्ट पे करा है टू एनआर विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो इसका मतलब ये है कि भाई 100% खर्चा मेरा डिसला हो जाएगा। तो 75 में से अगर मैं 25 हटा देता हूँ तो कितना बचता है, 50,000 बचता है। तो 50,000 का डिडक्शन इधर मिलेगा और 2,000 का डिडक्शन इधर मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, बेसिकली 52,000 का मुझे टोटल डिडक्शन मिलेगा। देखो ये रहा 52,000 का मुझे टोटल डिडक्शन मिला, तो मेरा क्या हो गया, 1,48,000 की इनकम ये हो गई, 48,000 की इनकम ये हो गई और 1,96,000 की इनकम ये हो गई। तो जैसे ही मैं आपको जो है सोचना सिखा रहा हूँ वैसे ही आपको सोचना चाहिए। जैसे ही आपने हुंडी वर्ड देखा, आपने हुंडी वर्ड देखा तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, क्या क्लिक होना चाहिए कि भाई हो सकता है मैंने हुंडी वुंडी लोन लिए हूँ। ठीक है, हुंडी वुंडी लोन लिए हूँ। अच्छा, अगर आपने हुंडी लोन क्या लिए होते, कैश में लिए होते, तो आपको क्या हो जाता, अनडिस्क्लोज इनकम मानी जाती। तो अपने को ये चीज़ तो समझ में आ गई थी जब मैंने ये वाली चीज़ पढ़ी, मुझे प्रोविजन क्लिक हो गया। मैंने बाद में जाके देखा कि भाई इस तरह की मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो मैं फिर क्या करूँगा, उस प्रोविजन को इग्नोर करूँगा। अब मुझे पता चला कि जो मैंने हुंडी लोन लिए थे, अदर लोन लिए थे, उसको मैंने क्या करा, डिपॉजिट पे कर दिया, डिपॉजिट्स कर दिया उसको। तो उससे मुझे 1 लाख इनकम हुई थी, उससे मुझे क्या हुई थी, 1 लाख इनकम हुई थी। तो 1 लाख की इनकम में से मैं सारे खर्चे क्या कर सकता हूँ, सेट ऑफ कर सकता हूँ, सेट ऑफ कर सकता हूँ जो मैंने इनकर करें फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग सच इनकम। तो डिपॉजिट्स देने के लिए मैंने लोन उठा रखे थे, तो जो भी लोन पे मैंने खर्चा करा है, जैसे इंटरेस्ट का खर्चा और ब्रोकरेज पे करा है जो हुंडी लोन टेकन पे, उसका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। और मुझे कैसे पता चला कि भाई जो मैंने डिपॉजिट्स, मुझे कैसे पता चला कि जो मैंने लोन ले रखे थे उसको मैंने डिपॉजिट्स दे रखा है। क्वेश्चन खुद कह रहा है, देखो हुंडी अदर लोन जो आपने लिए थे
हुंडी या अदर लोन जो आपने दिए थे वर गिवन एज डिपॉजिट्स, आपने जो है उसको क्या करा था, डिपॉजिट कर दिए थे किसी को, वर गिवन एज डिपॉजिट, किसी को उधार पे दे दिए थे, जिस पे आप क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अर्न कर रहे थे। तो ये अपन ने जो इंटरेस्ट अर्न करा है ये उन्हीं डिपॉजिट से करा है जो आपने क्या करा था, लोन उठाए थे और क्या करा बेसिकली, डिपॉजिट दे दिया किसी दूसरे बंदे को। तो ईजी था, लेकिन थोड़े कॉन्सेप्ट इन लोगों ने अच्छे टेस्ट कर रखे हैं आपके ये हुंडी मुंडी वाले। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 अपना पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखो क्या दे रखा है। इन जुलाई 2023 मिस्टर परवेज employed as a managing या marketing manager in the pharma company received a Maruti car as a gift from the distributor of the company। क्या कह रखा है कि भाई मिस्टर परवेज एक कंपनी का एम्प्लॉई है, बोले तो मार्केटिंग मैनेजर है, उसको जो है कंपनी से एक गिफ्ट मिली है फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी। द वैल्यू ऑफ द गिफ्टेड कार इज एस्टिमेटेड टू बी 2,60,000। इज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट कार टैक्सेबल अंडर IFRS एज इनकम। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरी स्क्रीन गायब हो गई ना, इसको वापस ले आता हूँ। ऑलराइट, तो स्क्रीन वापस आ गई, वापस एक बार पढ़ लेते हैं इसको क्या कह रखा है कि भाई जुलाई 2023 के अंदर मिस्टर परवेज जो फार्मा कंपनी, एक फार्मा कंपनी का क्या था, मैनेजिंग मार्केटिंग मैनेजर था, मार्केटिंग मैनेजर था। ठीक है, उसको क्या मिला है, एक मारुति कार मिली है, उसको एक मारुति कार मिली है फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से मिली है। अब देखो क्या रखा है कि भाई वैल्यू ऑफ द गिफ्टेड कार इज एस्टिमेटेड टू बी 2,60,000। अब सवाल ये आता है कि भाई क्या अपन इसकी इनकम मान लिया अंडर 56 to 10। तो मैंने आपको बताया था कि भाई 56 to 10 में प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कार इंक्लूड नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि भाई 56 to 10 तो लगेगा नहीं। तो देखो क्या दे रखा है 56 to 10, तो इसके हाथ में लगेगा नहीं। देयरफॉर फॉर द पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग द प्रोविजंस ऑफ 56 to 10 इंडिविजुअल शुड बी इन द रिसीट ऑफ प्रॉपर्टी एंड कार जो है प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होता है, देखो ये रहा। प्रॉपर्टी का मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी बिंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड एनी अदर वर्क ऑफ बुलियन आर्ट। इतनी कहानी सुना गई। तो हमारे हाथ में जो है 56 to 10 लगेगा नहीं। अब सवाल आता है कि भाई आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि भाई ये जो एम्प्लॉयड है इसका मतलब क्या है, इसको अपन सैलरी में टैक्सेबल कर दें क्या। तो देखो इन लोगों ने क्या क्या रखा है कि भाई जो आपने को गिफ्ट मिला है वो ऑल दो कंपनी के मिला है, कंपनी के थ्रू मिला है, लेकिन कंपनी से नहीं मिला है। ठीक है, तो किससे मिला है गिफ्ट, देखो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी से मिला है। कंपनी अगर गिफ्ट करती किसको, परवेश को, तो कहाँ पर टैक्सेबल हो जाता है, सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया। लेकिन गिफ्ट किससे मिला है, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर से मिला है। तो ये कंपनी है, ये कंपनी का एम्प्लॉय है, ये कंपनी है, ये क्या है, कंपनी का एम्प्लॉय है, बोले तो परवेज है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर से मिला है, कंपनी ने गिफ्ट नहीं दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया है। तो वही कह रखा है कि भाई परवेज एन एम्प्लॉय ऑफ फार्मा कंपनी हैज रिसीव्ड अ कार एज अ गिफ्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। इन दिस केस द डिस्ट्रीब्यूटर एंड मिस्टर परवेज, मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मिस्टर परवेज। द वैल्यू ऑफ गिफ्ट सैलरी हेड में भी टैक्सेबल नहीं होगी। इजी। हाँ जी, तो देखो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या रखा है, मिस्टर गणेश रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 फ्रॉम हिज फ्रेंड सुंदर। अब ये कह रहा है कि भाई गणेश की इनकम निकालो IFOS के अंदर और कैपिटल गेन्स हेड के अंदर। इजी है, चलो देखते हैं। आपको जो है कैश गिफ्ट मिला है 51,000 का, सीधी सी बात है 56 to 10 में 50,000 से ज्यादा का पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ये हो गया टैक्सेबल। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या रखा है, 50 शेयर्स मिले हैं बीटा लिमिटेड के ऑन 19 जून 2023 को, फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 60,000 की, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, 60,000 पूरा पूरा टैक्सेबल हो गया, 50,000 से ज्यादा की वैल्यू है। अच्छा फिर देखो आगे क्या रखा है, अल्फा लिमिटेड के 100 शेयर्स मिले हैं, शेयर्स ऑफ 100 शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 70,000 थी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर्स। मतलब जिस दिन आपको मिले हैं उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 70,000 है, और मुझे जो है गिफ्ट में मिला है। अच्छा, द गिफ्ट वॉज रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। मिस्टर सुंदर, बोले तो कौन, जिसने एक्चुअली में परचेज करा था, एड ओरिजिनली परचेज द शेयर्स ऑन 10/8/2023 एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000। तो मुझे क्या मिला है, मुझे 100 शेयर्स मिले, फ्री में मिले हैं, तो क्या होगा, 70,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या करा, 70,000 का पूरा टैक्सेबल कर दिया। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये कह रखा है कि भाई फर्दर ऑन 20 नवंबर 2023, मतलब करंट ईयर में मैंने क्या करा, मिस्टर गणेश, बोले तो ये बंदा, परचेज लैंड फ्रॉम हिज सिस्टर्स मदर इन लॉ। ठीक है, मैंने क्या करा है, सिस्टर की मदर इन लॉ से 5 लाख का कोई लैंड परचेज करा है। HDB कितनी है, 7 लाख है। तो अगर आप देखोगे ये जो सिस्टर की मदर इन लॉ है ये रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आती है। अच्छा, HDB कितनी है, 7 लाख है, और परचेज कितने पे करा है, 5 लाख पे करा है। तो आपकी जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज़्यादा का है, 7 लाख माइनस 5 लाख कितना हो गया, 2,50,000 से ज़्यादा का है। अब अपन ये चेक करेंगे कि क्या मेरी HDB अप टू 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन है क्या। तो 5 लाख इंटू 110% करो, कितना आ रहा है, 5,50,000 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई HDB अप टू 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन भी नहीं है। तो जो डिफरेंस है
2 लाख का जो डिफरेंस है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा आईएफओएस के एक्ट के अंदर। देखो ये रहा, 2 लाख का डिफरेंस मेरा टैक्सेबल हो गया, तो टोटल मेरी आईएफओएस इनकम हो गई 3,81,000 की। अब एक और चीज समझना, आगे ये कह रहा है कि भाई हमने क्या करा था, जो शेयर्स खरीदे थे, सॉरी जो शेयर्स गिफ्ट में मिले थे, जो शेयर्स गिफ्ट में मिले थे किसके मिले थे, जो शेयर्स मुझे गिफ्ट में मिले थे गणेश को, किससे मिले थे, इसके फ्रेंड सुंदर से मिले थे, उसको उसने बेच दिया था 1 लाख पे। तो 1 लाख तो मेरी, अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने शेयर्स बेचे वो मेरी क्या है, कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट है, मतलब कैपिटल गेन निकलेगा। सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगी मेरी, सेल कंसिडरेशन मेरी हो जाएगी 1 लाख रुपए की। कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या लूंगा, तो कॉस्ट ऑफ इक्वेशन आप वो लोगे जितने अमाउंट पे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो। कितने अमाउंट पे कर चुके हो आप, 70,000 पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो। तो 1 लाख माइनस 70,000, 30 साल की जो है आपकी क्या होगी, 30 साल की जो है आपकी कैप गेन्स की इनकम मान ली जाएगी। तो देखो ये रहा, 1 लाख माइनस 70,000, 30,000। तो आपने जो शेयर्स, आपको जो शेयर्स मिले थे उस पर 70,000 पे अब तो आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो ना। अब फिर इन शेयर्स को आपने जो है 1 लाख पे बेचा, अब सरकार को क्या कहोगे, सरकार को ये कहोगे कि भाई 70,000 पे तो मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ, बैलेंस अमाउंट में जो है मैं टैक्स पे करूंगा। तो 1 लाख मैंने 70,000 करा, मेरा जो है 30,000 निकल के आ गया। अच्छा, अगर आपने कैपिटल पढ़ रखा है तो आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि भाई मैंने प्रीवियस ओनर की कॉस्ट क्यों नहीं ली है। सुंदर ने ओरिजिनली परचेस करा था 50,000 रुपये में, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट क्यों नहीं ली है। तो आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा, आपने सेक्शन क्या पढ़ा था, कैपिटल गेन्स के अंदर सेक्शन पढ़ा था कि भाई अगर कोई कैपिटल एसेट आपको जो है गिफ्ट मिलता है, कोई कैपिटल एसेट आपको गिफ्ट मिल गया और रेसिपिएंट के हाथ में अगर 56/10 में उसकी वैल्यू असेस हो गई है, तो जब ये बंदा क्या करेगा, इसको बाद में फ्यूचर में बेचेगा, तो इसके हाथ में कॉस्ट ऑफ क्या होगी, जितने अमाउंट पे इसने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है। ये अपने स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ा था, राइट। तो इस केस में प्रीवियस ओनर की अपन कॉस्ट नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, 70,000 पे टैक्स पे कर चुके हो। तो अब सरकार को कहोगे, सरकार को क्या कहोगे कि भाई देखो 1 लाख पे मैंने ये शेयर्स बेचे हैं, 1 लाख पे शेयर्स बेचे, लेकिन मैंने खरीदे कितने पे थे, मैंने जो है 70,000 पे खरीदे थे। भाई मैंने सुंदर से खरीदे थे, सॉरी सुंदर ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मैंने उसकी वैल्यू 70,000 अपनी इनकम मानते हुए टैक्स पे कर दी थी। इसका मतलब अल्टीमेटली ये भी हो सकता है ना, इसका अल्टीमेटली दूसरा मतलब क्या होगा कि भाई मैंने 70,000 में ये शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, तो दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है कि मैंने 70,000 में शेयर्स को खरीदा था। तो 1 लाख मैंने 70,000 कितना हो गया, 30,000 जो है मेरी टैक्सेबल इनकम मान ली जाएगी अंडर कैप गेन्स। लॉजिकली कहानी समझ में आ रही है ना आपको, कि भाई मैंने प्रीवियस ओनर की कॉस्ट क्यों नहीं ली। तो क्योंकि मैं 70,000 पे ऑलरेडी 56/10 में टैक्स पे कर चुका था, तो मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि भाई 70,000 पे मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, मैं वापस पे क्यों करूँ। और दूसरी तरह से देखें तो एक तरह से जो ये बंदा है, कौन बंदा है, ये जो गणेश है, ये कह सकता है कि भाई देखो मैंने 70,000 पे ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं 70,000 पे इसको खरीद के लेके आया था। आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो। ये कौन कह रहा है, गणेश सरकार को कह रहा है। ठीक है, तो मेरी इनकम कितनी हो गई, मेरी इनकम हो गई 30,000 की। ईजी है। तो अगेन देखो ये क्वेश्चन आप कर रहे हो, इससे पहले आपका प्री रिक्विजिट ये है कि भाई आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपने ग्रिल करके आओ। ठीक है। अच्छा, आपको भले ही कंसेप्ट याद ना हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि भाई आपने कॉन्सेप्ट समझे थे और आपके दिमाग में वो है। क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बस रिकॉल करा रहा हूँ, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ कि भाई एग्जैक्टली इसका मतलब क्या था, इसका प्रोविजन क्या था। ठीक है। तो अपने 2 क्वेश्चन बच रहे हैं अपना, फिर ये आईएफएस भी हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले 14। तो क्या दे रखा है, मिस्टर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने क्या करा, अपनी रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफर करी किसको, वाई को। 10 लाख की ट्रांसफर करी, कब ट्रांसफर करी, 1/1/2023 को। ठीक है। अच्छा एचडीबी देखो क्या दे रखी है, एचडीबी थी 16 लाख। मिस्टर वाई क्या है, फ्रेंड है किसका, मिस्टर एक्स का। इतनी कहानी समझ में आई। तो मिस्टर वाई ने, सॉरी मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी किसको, मिस्टर वाई को। कितने पे करी, 10 लाख पे करी। जिस दिन ट्रांसफर करी उस दिन की एचडीबी कितनी, 16 लाख। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो मिस्टर एक्स है, जो मिस्टर एक्स है उसके हाथ में क्या होगा, उसके हाथ में जो कैपिटल गेन्स निकलेंगे, उसके हाथ में क्या निकलेंगे, कैपिटल गेन्स निकलेंगे, क्योंकि उसने अभी प्रॉपर्टी बेची है। अच्छा कैपिटल गेन्स निकलेंगे तो 50C लगेगा। 50C मुझे क्या कहता है कि भाई अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, ठीक है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो आपकी जो सेल कंसिडरेशन, आपकी सेल कंसिडरेशन हम क्या लेंगे, एचडीबी लेंगे। आपकी जो सेल कंसिडरेशन हम एचडीबी लेंगे, अगर तो आपकी जो एचडीबी है वो 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन से क्या है, ज्यादा है। अब देखो आपकी सेल कंसिडरेशन क्या ली जाएगी, आप वो देखते हैं अपन। उससे पहले अपन आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एक्स ने क्या करा, गिफ्ट करा अ प्लॉट ऑफ लैंड परचेज बाय हिम ऑन 1 अगस्त 2010 टू मिस्टर वाई ऑन 1 जुलाई 2023। मतलब हमने उसको रेसिडेंशियल हाउस तो बेचा ही, उसके अलावा एक प्लॉट ऑफ लैंड भी क्या करा, गिफ्ट कर दिया। अच्छा द एच डी बी क्या कह रहा है, द वैल्यू एज पर एच डी बी इज 8 लाख। अच्छा 8 लाख की वैल्यू है, हमने उसको क्या करा है, गिफ्ट में दिया है। आगे देखो क्या दे रखा है, मिस्टर वाई सोल्ड द लैंड ऑन 1/4/2024 एट 15 लाख। मिस्टर वाई ने क्या करा, मिस्टर वाई ने जो है बेसिकली, मिस्टर वाई ने इस लैंड को जो है 15 लाख पे बेच दिया। अब ये कह रहा है कि भाई इनकम निकालो वाई की। तो ठीक है, अपन जो ऊपर मिस्टर एक्स के हाथ में कैपिटल गेन्स निकाल रहे थे वो अपन नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि अपन को आंसर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आप जो है वाई की इनकम निकालो, रेसिपिएंट के हाथ में इनकम निकालो। तो सबसे पहले तो अपन आईएफएस की इनकम देखते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, मिस्टर वाई को जो है 10 लाख की चीज, सॉरी 16 लाख की चीज 10 लाख में मिल गई। 56 का क्राइटेरिया क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा का है क्या। एंड जो आपकी एचडीबी है वो 110% ऑफ सेल कंसेशन से ज्यादा है क्या। अगर ऐसा है तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस आपकी जो है आईएफएस मानी जाएगी।
तो 6 लाख मेरी क्या हो गई, देखो 6 लाख मेरी जो है आईएफओएस हो गई, किसके हाथ में, वाई के हाथ में। इसी तरह से आकर आप देखोगे इसको जो है प्लॉट ऑफ लैंड गिफ्ट में मिल गया, फ्री में मिला है, तो फ्री में मिला है तो उस केस में क्या होता है कि भाई अगर आपकी एचडीबी 50,000 से ज्यादा की है तो क्या होगा, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो 8 लाख क्या हो गया मेरा, 8 लाख पूरा आगे मेरा क्या हो जाएगा, आईएफओएस हो जाएगा। तो देखो ये रहा, तो मेरी आईएफओएस इनकम कितनी होगी, 14 लाख हो गई। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि जो ये लैंड मिला था, लैंड को ही बेचना है, जो ये लैंड मिला था ना, इसको इसने क्या करा, करंट अगले साल बेच दिया। ठीक है, एक सॉरी करंट ईयर में भी बेचा है, 1 मार्च 2024 बोले तो करंट ईयर में ही बेचा है, 15 लाख की बेचा है। अब कैपिटल गेन्स की इनकम निकलेगी, सेल कंसेशन क्या होगी मेरी, 15 लाख। कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या लूंगा, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर 56 to 10 में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आपको रिसीव हो जाती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या ली जाती है, उतने अमाउंट पे जितना अमाउंट पे आपने जो है 56 to 10 में टैक्स पे कर दिया था। तो लैंड के केस में देखो, लैंड के केस में जो है मैंने 8 लाख पे टैक्स पे कर दिया था, तो मैं क्या करूंगा, 15 में से 8 को लेस करूंगा और मेरी 7 लाख की क्या हो जाएगी, कैपिटल गेन्स की इनकम निकल के आ जाएगी। तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 7 लाख का, और मेरा जो है आईएफएस निकल के आ गई 14 लाख की। तो अब सरकार को कहो कि भाई देखो 8 लाख पे तो मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया इस प्लॉट पे, बाकी बैलेंस पे आप जो है और टैक्स ले लो, सिंपल इजी। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया अपना। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी अगेन ईजी है। अच्छा ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना आपको, ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना कि भाई ये जो 6 लाख और 8 लाख के कैसे टैक्सेबल हुआ। प्रोविजन आपको याद होना चाहिए, प्रोविजन क्या कहता है, प्रोविजन ये कहता है कि भाई एचडीबी और सील कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है, प्लस जो आपकी एचडीबी है वो क्या है, मोर देन है 110% ऑफ सील कंसिडरेशन। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी आपका डिफरेंस है एचडीबी और सेल कंसिडरेशन का, वो रेसिडेंट के हाथ में आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की, ये भी बहुत आसान है। देखो मिस्टर एक्स रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट्स, मिस्टर एक्स को जो है ये सारे गिफ्ट्स मिले हैं। मिस्टर एक्स की मुझे इनकम निकालनी है आईएफओएस एक्ट के अंदर। अच्छा गिफ्ट मिला है 60,000 का फ्रॉम इस फ्रेंड ऑफ बुलियन, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। देखो मैंने पूरा का पूरा टैक्सेबल कर दिया। मूवेबल प्रॉपर्टी है 50,000 से ज़्यादा की मिली है। कार मिली है फ्रॉम इस कजिन, कार जो है प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में कवर नहीं होती, इसको भूल जाओ। अच्छा कैश गिफ्ट मिला है 18,000 का ईच फ्रॉम 3 फ्रेंड्स ए बी सी, तो 18,000 इंटू 3 करो कितना होता है, 18,000 अगर मैं इंटू 3 करता हूँ तो आता है 54,000। मतलब एग्रीगेट जो मुझे कैश मिला है वो 54,000 है, 50,000 से ज़्यादा का है, तो पूरा का पूरा कैश टैक्सेबल हो जाएगा 54,000 का। ठीक है, तो 3 फ्रेंड्स से मिला है तो 18,000 इंटू 3। एक और चीज़ देखो क्या दे रखा है, एक्वायर्ड एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 22/11/2023, मैंने कोई ऑफिस बिल्डिंग खरीदी है अपने फ्रेंड से, 10 लाख की खरीदी है, एचडीबी कितनी है 20 लाख की है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन कौन सी, डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा का है एंड एचडीबी जो है 110% से ज़्यादा है, तो 10 लाख क्या हो जाएगा मेरा आईएफओएस हो जाएगा। देखो 10 लाख मेरा क्या हो गया, आईएफओएस हो गया। तो आपके दिमाग में प्रोविजंस की इतनी पकड़ होनी चाहिए कि भी छोटे मोटे क्वेश्चन तो ऐसे ही विद इन सेकंड्स हो जाए, क्वेश्चन पढ़ा नहीं और आंसर निकल गए। ठीक है, मैंने आपको रीजन ही बता दिया कि भी दोनों दोनों का डिफरेंस है वो 50,000 से ज़्यादा का है, प्लस एचडीबी अगर आप देखोगे एचडीबी जो है 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा है। अच्छा देखो इसको इंटरेस्ट ऑन इनहांस कंपनसेशन मिला है, तो टोटल कर लो, तो टोटल कर लो इसका जो है माइनस आपको जो है फ्लैट 50% रिडक्शन दे दिया जाएगा, तो टोटल करो कितना आ रहा है, 1,45,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,10,000, कितना हो गया ये, 1,45,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,10,000 करता हूँ तो आएगा मेरा 4,30,000। फ्लैट आपको 50% रिडक्शन दे दिया जाता है। तो देखो क्या दे रखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड ऑफ मिस्टर एक्स एक्वायर्ड बाय द रेलवेज इन 2015 ही रिसीव्ड फॉलोइंग 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 एज इंटरेस्ट ऑन इनहांस कंपनसेशन। कब मिला है, 15/12/2023 को, मतलब जिस साल आपको मिलता है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, किसी भी प्रीवियस से लेट करता हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल हो गया 4,30,000, 50% आपको डिडक्शन दे दिया जाता है। तो देखो क्या दे रखा है, 4,30,000 हो गया, 4,30,000 में से 50% मैंने आपको डिडक्शन दी, तो 4,30,000 माइनस 50% करो, कितना आएगा 2,15,000। 2,15,000 आपकी क्या हो गई, टैक्सेबल इनकम हो गई। ईजी है। तो आईएफओएस भी अपन ने पूरा कर लिया। अब अपन चालू करेंगे नेक्स्ट कैपिटल गेन सेट से। ऑलराइट, तो अपन ने आईएफओएस पूरा कर लिया। देखो मुझे क्या बता रखा है, एक एबीसी लिमिटेड इंडियन कंपनी है, उसको जो है फॉलोइंग डिविडेंड मिला है, कितना कितना डिविडेंड मिला देखो। एक दानिश कंपनी से डिविडेंड मिला है कितने का, 65,000 का, आ जाओ 65,000 का मेरे को जो है डिविडेंड मिला है। आगे देखो फिर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है, फिर अगेन फॉरेन कंपनी से आपको जो है 1.5 लाख रुपए का डिविडेंड मिला है, तो ये 1.5 लाख रुपए का डिविडेंड। आगे बढ़ो, एक डच कंपनी से आपको डिविडेंड मिला कहते हैं 1,07,000 का, तो ये हो गया 1,07,000 का मेरा डिविडेंड हो गया। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला कहते हैं 47,000 का, मतलब मुझे टोटल डिविडेंड मिला कहते हैं 3,69,000 का टोटल डिविडेंड मिला है, मतलब मेरी आईएफओएस की इनकम कितनी हो गई, आईएफओएस की इनकम हो गई 3,69,000। आगे मुझे बता रखा है कि भाई डिविडेंड को ऑन करने के लिए मैंने क्या करा है, डिविडेंड को ऑन करने के लिए मैंने जो है इतना रेमुनेशन पे कर रखा है, लेकिन आपको पता है आईएफओएस के अंदर डिविडेंड की इनकम में से सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, वो भी 20% का, लेकिन ये जो अपन ने क्या करा इधर रेमुनेशन पे करा मतलब इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आगे मुझे बता रखा है कि भाई आपकी जो बिजनेस इनकम है वो कितनी है, 48 लाख है, 48 लाख की आपकी जो बिजनेस इनकम है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी अज्यूमिंग दैट मैंने क्या करा है एटीएम के अंदर 4,20,000 का डिविडेंड पे करा है। अभी बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, आप जो है 115 बीडब्ल्यू को इग्नोर करो, टैक्स लायबिलिटी निकालो। टैक्स लायबिलिटी निकालने को बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है। ठीक है, देखो 48 लाख की मेरी क्या हो गई, 48 लाख की मेरी जो है बिजनेस इनकम हो गई, टोटल इनकम हो गई 51,69,000 की। तो एटीएम में कितना डिडक्शन मिलता है, जितना आपको रिसीव हुआ है और जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट करा विच इज लोअर, आपको रिसीव हुआ 3,69,000 का, 3,69,000 का और डिस्ट्रीब्यूट कितना करा है
डिस्ट्रीब्यूट करा 4,20,000, देखो क्या होगा, देखो विच इज लोअर 3,69,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, तो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 48 लाख की, सॉरी नेट इनकम आ जाएगी 48 लाख की। 48 लाख पे क्या करूंगा, इस 48 लाख पे टैक्स लगाऊंगा। अपन क्या है, कंपनी है, अपन क्या है, कंपनी मुझे बता रखा है कि भाई 21-22 का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, देखो 30% टैक्स रेट लगेगा। तो मैंने 30% टैक्स रेट लगाया, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गई कितनी, 14,97,600। अपना क्वेश्चन खत्म, वेरी इजी।